नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने मैं MSD 19 के कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के अंश और कुछ कहानियों के अंश यानी कुछ पैराग्राफ्स मैंने इस चैनल में लिए हैं। आप देखेंगे कि इसमें 2022 से लेकर के जो अभी पिछले 2022 से और 2015 तक के प्रश्नों को मैंने लिया है और इसमें केवल मैंने कविताओं के और कुछ कहानियों के अवतरणों को लिया है, जिसमें कि आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगी। इसमें से केवल आपको 2 ही करने हैं और जो कि 10-10 नंबर के होंगे। ध्यान रखें कि सप्रसंग व्याख्या करते वक्त आपको सबसे पहले संदर्भ बताना है, फिर प्रसंग बताना है, उसके बाद व्याख्या करनी है और फिर विशेष बताना है। इससे आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सप्रसंग व्याख्या करते समय आप ध्यान रखिएगा कि संदर्भ में आपको ये जो कविता है या फिर कोई कहानी है, उसके लेखक कौन है, उसका शीर्षक क्या है, अगर कविता है तो उसका कवि कौन है और उस कविता का शीर्षक क्या है और यानी कि किस कविता से वो ली गई है, इन सब के बारे में बताना है। प्रसंग में आपको बताना है कि किस विषय पर आधारित है यह कविता या यह कहानी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। व्याख्या करते समय आपको अपने शब्दों में उस कहानी या फिर उस कविता का अच्छी तरह से उसके अपने अर्थों में व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद में विशेष बताते समय आपको उसका व्याकरणिक परिचय देना है। जैसा कि देख सकते हैं कि दलित साहित्य में जो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है, उसमें मुख्य धारा के साहित्य से अलग लिखना होता है। सबसे पहले तो हम भाषा के बारे में बताते हैं, सरल और सुबोध करके। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई जो दलित साहित्य के अंतर्गत जो काव्य सौंदर्य है, वो कौन कौन से चीज़ें इसमें ली गई है, यानी प्रतीक अगर दिया है तो वो बताएंगे, या फिर किस प्रकार का कोई जो है उद्देश्य या किस प्रकार के विषय को वो उपस्थित करती है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप सप्रसंग व्याख्या बताएंगे। देख सकते हैं कि पहले जो है 2020 में जो प्रश्न आया था दिसंबर में, तो आप देख सकते हैं कि जो कविताएं हैं इसमें से के जो है कविताओं के कुछ अंश दिए हैं और उन कविताओं के अंश को पढ़ने के बाद आपको केवल इन 4 में से केवल आपको 2 करने हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपको आते हैं अच्छे से वहाँ से आप शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आप अगर समय का जरूर ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रश्न बहुत अच्छे से आता है और हम समय को निकाल देते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत तेज़ी से लिखना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारे कुछ प्रश्न छूट जाते हैं या फिर हमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का भी ध्यान रखें, आपका लेखन शैली भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका लेखन कार्य बहुत सुंदर है तो आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। अक्सर विद्यार्थियों का ये एक समस्या बनी रहती है कि नहीं, लेखन शैली के कोई अंक नहीं होते। अगर आपने भले ही आपका जो है गंदी सी राइटिंग में लिखा है, लेकिन आपने प्रश्न का जवाब दिया है तो आपको उत्तर प्राप्त होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का अनुभव रहा है। जिस भी प्रश्न में पत्र में मैंने बहुत अच्छे से उत्तर लिखा है, बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखें, पॉइंट्स में ही आप उत्तर देने की कोशिश करें और कोशिश रहे आपकी, अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना करके भी दे सकते हैं। पॉइंट्स में अंडरलाइन जरूर करें, मतलब सुंदर तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को पढ़ना। आप देखेंगे कि जो इसमें क, ख, ग, घ, हर प्रश्न पत्र में आपको इसी प्रकार से 4 व्याख्या दी जाएंगी, आपको केवल 2 ही करना है। फिर उसके बाद आपको पूरी कविता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इन्हीं कविताओं को पढ़ने के बाद आप कम समय में तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे काम है, मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भेजो दिहाड़ी की खोज में और अपनी बिटिया को
हमारी बिटिया के साथ भेजो कटाई करने के। मुखिया के खेत में शाम को थक कर पसर जाओ धरती पर, सूंघो खुद को, बेटे को, बेटी को। फिर दूसरा दिया है, मनु जलकर खाक हो गया जब अंग्रेज आया, ज्ञान रूपी माँ ने हमको दूध पिलाया। अब तो तुम भी पीछे ना रहो भाइयों, पूरी तरह जलकर खाक कर दो मनुवाद। हम शिक्षा पाते ही पाएंगे वह सुख, पढ़ लो मेरा लेख ज्योति कहे। नेक्स्ट है, मास्टर शिव नारायण हत्थे से उखड़ गया, खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। आंखें तरेर चीखा, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्यों अपनी माँ डैश 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 आया है। साले तुम लोगों को चाहे कितना भी खिलाओ पढ़ाओ, रहोगे वही के वही, दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है। पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जबान चलावे है, उलटकर जवाब देता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कविता नहीं, ये कहानी है 25 चौका 150 ओम प्रकाश की, उस कहानी से लिया हुआ अंश है। फिर है घ, राम किशुन बाबू ने अपना विश्वास पात्र गंगा राम के पास भेजा। मेरी ही पोती की शादी पर ऐसे प्रतिज्ञा क्यों? गंगाराम जवाब देता है, यह सिर्फ संयोग की बात है कि आपकी पोती की शादी और हम खाने से कहाँ इनकार करते हैं। शर्त यही है कि खाने के बाद हम अपना पत्तल नहीं उठाएंगे। न्यूत कर ले जाते हैं तो सचमुच सम्मान दीजिए, और ये सम्मान अगर आपने दिया तो सबने दिया, क्योंकि आप तो गांव के सिरमौर हैं। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, 2019 का। अच्छा, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि कविताओं के अंश से करें या फिर कहानियों के, केवल आपको 2 ही करने हैं। 4 पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। आप देख सकते हैं, बंद किले के बाहर झांक कर तो देखो, बर्फ पिघल रही है, बछड़े मार रहे हैं फुर्री, बैल धूप चबा रहे हैं और एकलव्य पुराने जंग लगे तीरों को आग में तपा रहा है। नेक्स्ट है, माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया। चलती रही निश्चित परिपाटी पर बैसाखियों के सहारे, कितने पड़ाव आए, आज जीवन के चढ़ाव पर बैसाखियाँ चरमराती हैं। नेक्स्ट, नर्म और मासूम बाल मन पर एक खरोच पड़ गई थी, जो समय के साथ साथ ग्रंथि बन गई थी। जब भी 25 की संख्या पढ़ता या लिखता, उसे 25 चौका 150 ही याद आता। नेक्स्ट है, तू चिंता मत कर जमुना, धिक्कार है मुझे जो मैंने इसे तुम्हारी इज्जत का बदला नहीं लिया। मैं इन पापियों चंडालों को बता दूंगा, अछूत गरीब की भी इज्जत होती है और वह इज्जत जीना जानता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बंद किले के बाहर झांककर तो देखो, बर्फ पिघल रही है, बछड़े मार रहे हैं फुर्री, बैल धूप चबा रहे हैं और एकलव्य पुराने जंग लगे तीरों को आग में तपा रहा है। नेक्स्ट है, चाहे संकीर्ण कहो या पूर्वाग्राही, मैं जिस टीस को बरसों बरस सहता रहा हूँ, अपनी त्वचा पर सुई की चुभन जैसे उसके स्वाद एक बार चखकर देखो, हिल जाएगा पांव तले जमीन का टुकड़ा। यदि विधान लागू हो जाता कि तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई भी कर सकता है तुम्हारा वध, ले सकता है तुमसे बेगार तुम्हारी स्त्री, बहन और पुत्री के साथ, कर सकता है बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होगी। अगली कविता का अंश है, मैं भागती हूँ सब और एक साथ, विद्रोहिणी बन चीखती हूँ, गूंजती है आवाज सब दिशाओं में, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए। दिसंबर 2018 का है। सुनो भूदेव, तुम्हारा कद उसी दिन घट गया था जिस दिन कि तुमने न्याय के नाम पर जीवन को चौखटों में कसाई बाड़ा बना दिया था।
अगली कविता का अंश है, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए, मुझे अनंत आसमान चाहिए। नेक्स्ट कविता का अंश है, कहानी का अंश है। यह सिर्फ संयोग की बात है कि आपकी पोती की शादी और हम खाने से कहाँ इनकार करते हैं। शर्त यही है कि खाने के बाद हम अपना पत्तल नहीं उठाएंगे। नींद कर ले जाते हो, सचमुच सम्मान दीजिए। और यह सम्मान अगर आपने दिया तो सबने दिया, क्योंकि आप तो गांव के सिरमौर हैं। हम सेवादार थे और वे हमारे मालिक। उनके हाथ में इंटर होते, चाकू होते, लाठी बल्लम होते। वे इनके साथ धर्म, भाग्य और भगवान का हथियार भी इस्तेमाल करते। यही तो हमारा भाग्य है, ऐसा हमें बार बार याद दिलाया जाता है। जून 2018 का। चाहे संकीर्ण का हो या पूर्वाग्रही, मैं जिस चीज को बरसों बरस सहता रहा हूँ, अपनी त्वचा पर सुई की चुभन जैसे, उसका स्वाद एक बार चखकर देखो, खिल जाएगा पांव तले जमीन का टुकड़ा। अगली कविता है, यदि विधान लागू हो जाता कि तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई भी कर सकता है तुम्हारा वध, ले सकता है तुमसे बेगार, तुम्हारी स्त्री, बहन और पुत्री के साथ कर सकता है बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। अगली दो कहानियों के अंश है। दो दो बेटियां हैं, वर ढूंढने निकलेंगे तो यही ताना सुनने को मिलेगा कि तुम तो दूसरा चमार हो गए, उनके साथ उठते बैठते हो, उनकी बातें करते हो, तो ब्याह हो उन्हीं के बाल बच्चों से अपनी बेटियां। माना कि तुम्हारी सोच काफी ऊंची है, ये सोच तुम्हारी सोच है, ना कि बिरादरी की। अगली कहानी का अंश है, हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी थी। सुखदेव सिंह माँ पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन मेरी माँ ने शेरनी की तरह सामना किया था, बिना डरे। उसके बाद माँ कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई। झूठन का सिलसिला भी उस घटना के बाद बंद हो गया था। अगली कविता का अंश है, तुमने चुरा लिए हमारे विकास के रास्ते, शिक्षा पर लगा दिए प्रतिबंध, आखिर पर तो आज रख दी है तुमने हमारी भागीदारी के लिए योग्यता की शर्त, पर कब तक फेंकोगे तुम अपना यह मकर जाल हम पर। अगली कविता का अंश है, सुनो द्रोण सुनो, एकलव्य के दर्द में सनसनाते हुए घाव को महसूसता हूँ। एक बारगी दर्द हरियाया है, स्नेह नहीं गुरु ही याद आया है, जिसे मैंने स्थान दिया। हाय, अलगनी पर टंगे हैं मेरे तरकश और बाण, तुम ही बताओ कितना किया मैंने तुम्हारा सम्मान। अगली दो कहानियों का अंश है, ठाकुर ने सुना तो खोपड़ी जल उठी उसकी, लगा दिमाग में जितनी भी नसें हैं वे आपस में जुड़ गई हैं। वे अब फटी की तब तब गुस्से से बड़बड़ा उठा, ससुरे चमार भंगियों ने देखा कितना सिर उठा रखा है। 10-20 साल पहले तो मुंह में जबान ही जैसे ना थी, और अब कहते हैं गांव में कोई ठाकुर वाकुर नहीं। अगली कहानी का अंश है, आदमी जब पैदा होता है उसकी जात लिखाई जाती है, और मरने पर भी यही जाति पहले सरकारी रजिस्टर में दर्ज होती या लोगों के दिलों में। मुझे उस समय इन सब का विश्लेषण करने की समझ ना थी और ना उम्र। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन देखिए, छोटे ठाकुर देखो तो इन ससुरों को क्या उधम मचाया हुआ है। क्या भला, छोटे ठाकुर पूछते हैं, कहते हैं कि हम अब मैला ना उठाएंगे। भला शास्त्रों की बात कोई टाल सकता है क्या? शास्त्रों में तो यही सब लिखा है ना। लेकिन बड़ऊ, आजकल शास्त्रों की बात मानता कौन है? उड़ते हुए छोटे ठाकुर ठाकुर कहते हैं, तभी तो ये हाय तौबा मची है। कोई छोटे बड़े का भेद नहीं, पहले इन ससुरों की परछाई से भी दूर रहा जाता था, अलग खाना पीना। अब तो छोटे ठाकुर सुना है शहरों के होटलों में एक ही कप में सभी चाय पी रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय, सारा धर्म ही चौपट हो गया। अगली कहानी का अंश है, अगर द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को दूध की जगह आटे का घोल पिलाया था, तो हमें चावल मांड। फिर भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? मास्टर ने उसकी धृष्टता का जवाब उसे मुर्गा बनाकर चीखते हुए दिया, चूड़े के द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी कर ले, तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा।
और मास्टर जी ने उसकी पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया था, जो आज भी भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर नहीं, मेरे मस्तिष्क पर में रेशे रेशे पर अंकित है। अगली कविता का अंश है कि पेट और पूंछ में एक गहरा संबंध है, कि पेट के लिए रोटी जरूरी है और रोटी के लिए पूंछ हिलाना उतना ही जरूरी है। इसीलिए जब किसी बात पर बेटे को पूंछ तान गुर्राते देखता हूँ, क्योंकि गुर्राने का सीधा सपाट अर्थ बगावत है। अगली कविता का अंश है, घर घर में सूनी आंखों से एक एक औरत घर से बाहर गए अपने अपने आदमी के लौटने का इंतजार करती है। सच यही है, वे कतरा कतरा होकर जीती हैं और कतरा कतरा होकर मरती हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने सभी जो कविताएं थी, जितने भी प्रश्न पत्र में आए हैं अभी तक, उन सभी कविताओं के अंश को मैंने लिया है और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एक और जो मुझे बात आपसे कहनी थी, आपके असाइनमेंट में जितनी भी कविताओं के अंश आए हैं, जितने भी प्रश्न आए, उनको ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। असाइनमेंट में दिए हुए प्रश्नों को इग्नोर करने नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वो आपको बहुत ही जो है हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा सभी को।